अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री की एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो इसका ये देखिए, पेज नंबर 1 जो है उस पे सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ है। मैंने एमसीक्यूज़ को सर्कल किया हुआ है। उसके बाद फिर पेज नंबर 2 आ जाता है, उस पे भी एमसीक्यूज़ है और उनको सर्कल किया हुआ है। फिर उसके बाद पेज नंबर 3 देखें, इसमें बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और इस दफ़ा इस एक्सरसाइज में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन वैसे पेस्ट किए हैं क्योंकि आपकी बुक में से शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो मौजूद नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जी कि एटम के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि इसका तकरीबन सारा मैस इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाहरी ज़रात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन के एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। तो बच्चों, हर एलिमेंट की एक मुनफरिद एटॉमिक मास होता है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब होती है, इस वजह से एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये आपको एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें से आपने बताने हैं कि न्यूट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आपको पता है कि इसके ऊपर वाली साइड पे जो है वो इसका मैस नंबर है और नीचे वाली साइड पे एटॉमिक नंबर है। तो मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर यानी 210 में से 83 को माइनस कर देंगे तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आगे अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। तो बच्चों, ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। अगर इसके न्यूक्लियस में देखें तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस कम्बिनेशन की वजह से न्यूक्लियस जो है वो गैर स्टेबल होता है और ये रेडियो एक्टिव डिके से गुजरना शुरू करता है, यानी रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक एटम किस तरह एनर्जी जज्ब और खारिज करता है। तो बच्चों, ये वाला जो है ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, उसका एक पॉइंट है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो वो फिर एनर्जी खारिज करता है, और जब लो एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ जाएगा यानी उसकी अपनी एनर्जी कम है तो वो फिर एनर्जी को जज्ब करेगा। इस तरह बच्चों, एनर्जी के जज्ब करने के अमल को एक्साइटेशन और एनर्जी खारिज करने के अमल को एमिशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों पेज नंबर 4 देखें तो उस पर तमीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पहले शेल से दूसरे शेल में जाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। तो बच्चों, आपको पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की क़ुव्वत पाई जाती है, और जैसे जैसे ये फासला जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो उनमें ये कशिश की क़ुव्वत भी कम होती जाती है। तो जब कशिश की क़ुव्वत कम होगी ना तो फिर उनका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से पहला शेल जो है वो दूसरे शेल में जाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को कम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो कम दबाव इलेक्ट्रॉन्स को प्लाज्मा बनाने के लिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने के लिए काफ़ी एनर्जी हासिल करने की इजाज़त देता है। ठीक है, और कम दबाव की वजह से ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड हो जाते हैं जिससे रोशनी का इखराज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि इलेक्ट्रॉन के बारे हमारे पुराने ख्यालात क्या हैं और वक्त के साथ इनमें क्या तब्दीली आई है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये तसव्वुर किया जाता था कि ये छोटा मनफी चार्ज रखने वाला एक ज़र्रा है। इलेक्ट्रॉन कुतबैन मुतय्यन रास्तों पर हरकत करते हैं और बिलाखिर एटम के न्यूक्लियस में जाकर गिर जाते हैं। यानी ये वाला जो मॉडल था ना, ये पेश किया था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो बिलाखिर वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आई। उसके बाद बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि
जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती। तो जब न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस वक्त जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, और वो एनर्जी जो है वो रेस की सूरत में एमिशन होती है उस एनर्जी की। तो इस वजह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में होने वाले तजर्बात के दौरान साइंसदानों ने किस तरह ये नतीजा अखज़ किया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तमाम एलिमेंट्स में मौजूद हैं। तो बच्चों जब उनके स्पेक्ट्रम बनाए गए ना, तो उनमें स्पेक्ट्रम्स में, क्योंकि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो जब उनके स्पेक्ट्रम की लाइनें मिलती जुलती थी तो इससे ये साबित हुआ कि हर एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद बच्चों आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम की साख्त की वजाहत करें। तो ये मैंने ऊपर एनिमेटेड डायग्राम लगाई है। बच्चों इस एनिमेटेड डायग्राम में आप देखें तो सेंटर में जो प्लस रेड कलर का लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें एक ही प्रोटॉन है, और जो साइड में मदार में मूव कर रहा है या ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता। और बाकी बच्चों इसके साथ ही इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन का एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन का भी एटॉमिक मास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपने इस तरह पूरा यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद पेज नंबर 6 आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि किस तरह से रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन करते हैं। तो ये आपकी बुक में छोटा सा क्वेश्चन था, उसका आंसर काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसको यहाँ थोड़ा लंबा करके पेस्ट कर दिया है कि जो रेडियो आइसोटोप से निकलने वाली रेज़ होती हैं वो जब किसी भी एलिमेंट पर पड़ती हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जेटिक कर देती हैं, ठीक है। तो यही एनर्जी जो है उसमें आयोनाइजेशन का बायस बनती है। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपने यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 7 आ जाता है जिस पर रेडियो आइसोटोप्स के कोई से 3 इस्तेमालात बयान किए गए हैं। तो ये भी आपकी बुक में मौजूद था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग के साथ लिख दिया है। तो बच्चों इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।